आप सभी को राय सर का नमस्कार। वर्ब वर्ब का एक रूप होता है पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का वो फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है वो पार्टिसिपल रूप कहलाता है। जब हम कोई सेंटेंस को देखते हैं तो हमको ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होती है कि ये पार्टिसिपल का जो रूप है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, तो वो टेंस का सेंटेंस है या फिर वो जीरंड है या फिर वो तुम्हारे से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अक्सर इस चीज़ को ना समझने में बड़ी कठिनाई होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तीनों ही रूप में, चाहे वो टेंस का कंटिन्यूस रूप हो या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या फिर जीरंड हो, इन सब में वर्ब का आईएनजी लगा रूप ही आता है। यानी मेन वर्ब में जो आईएनजी लगा होता है वही रूप का इस्तेमाल होता है। जैसे कि यदि हम कहें ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, तो इज़ गोइंग, तो गोइंग शब्द यहाँ पर पार्टिसिपल है। फिर इसी तरीके से हम कहें कि वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। या फिर हम कहें कि आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, तो इसमें भी फ्लाइंग बर्ड पार्टिसिपल रूप ही है। लेकिन समस्या ये है कि समझे कैसे कि ये जेरंड रूप है, ये पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है या फिर ये कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए ना हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। यदि आपने पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आप पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आ जाती है कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। क्यों? क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम ये तय कर पाते हैं कि जीरंड या पार्टिसिपल रूप क्या है। क्योंकि जब आप गहन अध्ययन करने के बाद जब आपको ये पता चलता है कि यदि हेल्प मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ फॉर्म हो और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हो, तो वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ पार्टिसिपल रूप हो और उसके पहले यदि हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो वो कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रहा होगा, इस टाइप के हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन वही चीज़ आईएनजी लगा हुआ वर्ब यदि हम एज ए नाउन लेकर आए, अभी हम कंटिन्यूस टेंस में एज ए क्रिया लेकर आए थे कि वो टेंस में, वो वाक्य में क्रिया करता है, लेकिन यदि हम वही फॉर्म को एज ए नाउन के रूप में लेकर आए तो देखेंगे कि वो रूप हमारा जीरंड कहलाने लगता है। क्योंकि वो वर्ब के स्थान पे ना आकर के वो या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है और नाउन का काम करता है। और नाउन आप जानते हैं किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, विशेष स्थान का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो जब वर्ब, मेन वर्ब जो कि आईएनजी लगी हुई हो और नाउन का काम करे तो वो जेरंड कहलाता है, राइट। इसी तरीके से आप पार्टिसिपल देखेंगे, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप है उसमें भी मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ फॉर्म होता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो उसमें वो एडजेक्टिव का काम करता है। वो ना तो नाउन का काम करता है और ना ही वर्ब का काम करता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा। मैंने जो पिछले वीडियो है, मेरा जो पार्टिसिपल का वीडियो, उसी में से मैंने ये एग्जांपल उठाया कि आई सा अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा। यानी पक्षी तो है, लेकिन पक्षी की विशेषता क्या है कि वो उड़ता हुआ है। जहाँ पर हुआ या करके जैसे शब्द लगते हैं वो पार्टिसिपल रूप कहलाता है, राइट। लेकिन आज हम किस पर चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे जेरंड पर। क्यों? क्योंकि मेरा पिछला जो पार्टिसिपल का वीडियो है, यदि आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपको यदि पार्टिसिपल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पिछले वीडियो को
देख सकते हैं, और उसमें मैंने डिटेल पार्टिसिपल पर चर्चा की है। आज हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो चर्चा हमारी होगी जेरंड की। जेरंड क्या है, जेरंड की आइडेंटिटी क्या है, उसको हम किस तरीके से सेंटेंस में पहचान सकते हैं, उस पर हम डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक। हम और एग्जांपल यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जीरन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब लिखते हैं, और हम देखते हैं कि तो और एग्जांपल हम बनाते हैं। ठीक। इस जीरन एज ए सब्जेक्ट के रूप में तो लिख लेते हैं गेटिंग अप अर्ली, getting up early is a good habit। ये भी एक एग्जांपल हमारा हो जाएगा कि गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गुड हैबिट, जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। ठीक। और यदि हम एग्जांपल बनाने की कोशिश करें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग हेल्प्स इज लर्निंग इंग्लिश, ये भी एक हो सकता है। कुछ ये मेरे दिमाग में चल रहा है जो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। पर आपको एग्जाम्पल अपने हिसाब से बनाने हैं, आपको एग्जाम्पल आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, और ऐसे एग्जाम्पल बनाने हैं जो कि सुटेबल हो, राइट। जैसे कि जो मैंने अभी दिमाग में आया था मेरे कि
ये लिसनिंग, LISTENING, राइट। लिसनिंग हेल्प्स is learn English। ये भी एग्जांपल हो सकता है कि लिसनिंग हेल्प्स इज लर्न इंग्लिश, जो सुनना है वो इंग्लिश सीखने में मदद करता है। इसके स्पेलिंग LEARN है, ठीक, ये यहाँ पर ये, तो ये भी हमारे एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल बनाकर प्रैक्टिस करें। किस रूप में? जीरन एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जीरन का उपयोग करें। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के वर्ब के रूप में है और मेन वर्ब है उसमें ING लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, और ये एज ए नाउन काम कर रहा है। रीडिंग मतलब पढ़ना, कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये एज ए नाउन है। वॉकिंग मतलब चलना, क्रिया नहीं हो रही है, सिर्फ बताया जा रहा है कि चलना अच्छी आदत है। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई काम नहीं किया जा रहा, लेकिन ये उस चीज़ को बताया जा रहा है कि वो चीज़ अच्छा है। गेटिंग अप अर्ली, जल्दी उठना, इज ए गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है, राइट। और अब दूसरा एग्जाम्पल यदि हम यहाँ देखें, ठीक, ये नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम दूसरा उसकी परिस्थिति या दूसरी स्थिति देखें तो हम पाएंगे कि जीरन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, राइट। जीरन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरन का प्रयोग। इसका यदि हम एग्जाम्पल, यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें या एग्जाम्पल सेंटेंस लिखें तो हमको ये चीज़ समझ में आएगा। जीरन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब हम इसके सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेंटेंस यदि हम इसके देखें तो आई लाइक प्लेइंग, राइट। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि मैं खेलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो लाइक मतलब पसंद करना वर्ब है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेइंग आया है, यानी मेन वर्ब जो है प्ले, उसमें ING लगा करके जीरन बनाया है कि मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक प्लेइंग। ठीक, और एग्जाम्पल यदि लिखें तो इसी को यदि हम प्रश्नवाचक बना ले तो कैसे बन जाएगा ये? डू यू लाइक प्लेइंग, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया और ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। डू यू लाइक प्लेइंग, क्या आप खेलना पसंद करते हैं? इस टाइप के सेंटेंस आप देखेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत प्रयोग होते हैं। डू यू लाइक ईटिंग, क्या आप खाना पसंद करेंगे? या वुड यू टेक लंच, क्या आप लंच लेना पसंद करेंगे? तो वुड यू टेकिंग लंच,
तो ये हमारा प्रश्नवाचक जीरंड हो गया, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में है। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे कि ही स्टॉप, क्या लिखेंगे, ही स्टॉप, सॉरी ING, ही स्टॉप्ड, चलिए ये लिखते हैं STO, बार बार दिमाग में आ रहा है, STO, ही स्टॉप्ड टॉकिंग लिख देते हैं, ठीक। ही स्टॉप टॉकिंग मतलब उसने बोलना बंद किया, राइट। ही स्टॉप टॉकिंग, उसने बोलना बंद किया, मतलब स्टॉप एक वर्ब है जो यहाँ मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, और टॉक भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर टॉक एज ए वर्ब नहीं, क्या है, एज ए नाउन आई है इस स्टॉप्ड वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसमें क्या लगाया हमने, ING, तो ING लगाकर जीरंड बनाया, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये आई हुई है, ठीक है। और यदि हम कोई और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो और भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि सी ठीक है, सी लव्स कुकिंग, ये भी हमारा जीरन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आ गया, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखे ये किस रूप में आए हैं, ये जीरन जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि जो पहले वाला आपने देखा होगा ये जो हमारा था ये ऑब्जेक्ट के बजाय सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आया था, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया था, लेकिन दोनों में हमने ING लगाया था, केवल सिचुएशन यानी उनकी स्थिति चेंज हुई थी, एक सब्जेक्ट के रूप में था, कर्ता के रूप में, और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में था। अब यदि हम तीसरा को उसकी प्रकार या परिस्थिति हम जो चाहे बोल सकते हैं, वो परिस्थिति हमारी जो तीसरी बनती है वो बनती है जीरंड जीरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये यानी ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशंस के रूप में जीरंड का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशंस के रूप में जीरंड का प्रयोग, राइट। और इसका एग्जाम्पल यदि हम अब लिखें तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि टीचर punished him for telling a lie। ये एक एग्जाम्पल लिखते हैं, टीचर पनिश्ड हिम फॉर टेलिंग अ लाई, मतलब टीचर ने उसे पनिश्ड किया, किस लिए, फॉर टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने के लिए टीचर ने उसको
क्या किया, पनिश्ड किया। ठीक, झूठ बोलने के लिए टीचर ने उसको पनिश्ड किया। हम यहाँ पर ये जो हिम मैंने लिखा है प्रीपोजिशंस, उसके स्थान पर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं कि टीचर पनिश्ड स्टूडेंट फॉर टेलिंग अ लाई। ठीक, और यदि हम और कोई भी एग्जाम्पल लिखना चाहें या लिखें तो सोचना पड़ेगा कौन सा एग्जाम्पल और लिखें। वैसे तो बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल जो सिंपल तरीके से समझ में आ जाए और जो हमारे दिमाग में एकदम से ऑफ ए प्रीपोजिशंस बैठे, ठीक, तो वो हमारे फ़ायदेमंद है, जहाँ हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल और मेडिसिन से संबंधित ले लेते हैं। मेडिसिन मस्ट बी टेकन, मेडिसिन मस्ट बी टेकन before eating meal, right? Eating, ये तो इसका क्या मतलब हुआ, इस सेंटेंस की मीनिंग यदि हम निकालने की कोशिश करें तो हमको क्या दिखाई देगी। इस सेंटेंस की मीनिंग ये कह रहा है कि मेडिसिन मस्ट बी टेकन बिफोर ईटिंग मील, यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो कब लेनी चाहिए, बिफोर ईटिंग मील, भोजन के पहले। मील मतलब भोजन, तो भोजन के पहले हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, राइट। ये एक सामान्य सी बात है। और यहाँ प्रीपोजिशंस क्या है, यहाँ प्रीपोजिशंस है बिफोर, ठीक, यहाँ पर प्रीपोजिशंस है बिफोर। तो बिफोर ऑब्जेक्ट क्या है, ईटिंग मील, तो इस ईटिंग मील के पहले प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट के रूप में बिफोर प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है क्या, इस ईटिंग मील, इस ऑब्जेक्ट का ये प्रीपोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ईटिंग यहाँ पर जीरंड है, राइट। और यहाँ पर जो ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले सेंटेंस में, तो फॉर, ये फॉर हमारा प्रीपोजिशंस है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशंस, यानी ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशंस है ये फॉर, ठीक, और जीरंड है टेलिंग, राइट। तो इस तरीके से ये जो हमारे जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो जीरंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशंस के रूप में ये एग्जाम्पल हमारे हैं। अब यदि हम और भी इस तरीके से एग्जाम्पल का प्रयोग हम कर सकते हैं, जैसे कि एक आध एग्जाम्पल और कहीं आपके, मुझे हल्का सा याद आ रहा है, मैंने कहीं ट्यूशन के टाइम में एग्जाम्पल दिया था और वो एग्जाम्पल था सी is fluent, she is fluent, क्या लिखवाया था, she is fluent of singing, शायद, है ना। सी इज फ्लुएंट ऑफ सिंगिंग, मतलब उसको सिंगिंग पसंद है। तो यहाँ पर ये जो सिंगिंग है ये क्या है, ये हमारा जीरंड है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफ,
ठीक। तो जीरन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशंस के रूप में जीरन। तो ये भी हमारा हम कह सकते हैं कि बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक। तो यदि अब हम देखें तो हमने अभी तक 3 ऐसी परिस्थितियां देखी है जहां पर कि जीरन का प्रयोग हम करते हैं। कौन कौन सा? पहला, जीरन एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जीरन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जीरन का प्रयोग। दूसरा, जीरन एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरन का प्रयोग। तीसरा, जीरन एज ए प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरन का प्रयोग। राइट। अब हम एक आध एग्जाम्पल नहीं, एक परिस्थितियाँ और ऐसी देखते हैं जहाँ पर कि जीरन का उपयोग किया गया है, और वो है और वो परिस्थिति होगी हमारी जीरन एज कॉम्प्लीमेंट, जीरन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ये राइट। ये एक हमारी परिस्थिति बनेगी। इसको अंडरलाइन करके शायद नहीं लिखा है, तो उसको हम वैसे लिख लेते हैं ताकि तो जो हमारी अगली स्थिति, तो अब जो हमारी अगली स्थिति या अगली दशा है वो है जीरन एज कॉम्प्लीमेंट, जीरन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ठीक। ये जीरन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में जीरन का प्रयोग। अब हम इसके सेंटेंस भी बनाएंगे यहाँ पर। ठीक। तो यदि अब हम सेंटेंस बनाए तो कैसे होंगे? हिंदी में यदि इसको समझे तो क्रिया के पूरक के रूप में जीरन का प्रयोग, क्रिया के पूरक के रूप में जीरन का प्रयोग। जैसे कि सेइंग एज बिलीविंग, BE जी, राइट। ये एक सेंटेंस हो गया कि देखना विश्वास करना है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना विश्वास करना है। ये एग्जाम्पल जो है ये है एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, जीरन का प्रयोग एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। या फिर और कोई एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पर डालें तो हम देखेंगे कि सीता doesn't
does not, full form, Sita does not like is, Sita does not like it sitting, क्या लिखूं, Sita does not like sitting Sita does not like is sitting idle लिख देते हैं। ठीक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी जो सिटिंग है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट जीरंड आया है और इसकी हिंदी क्या होती है, सीता खाली बैठना पसंद नहीं करती। सीता डजंट लाइक ए सिटिंग आइडल, उसे खाली बैठना क्या है, पसंद नहीं है। जैसे कि और एक आध एग्जाम्पल मैं अपने भांजे के बारे में लिख देता हूँ जो कि अभी अभी आया हुआ है। माय नेफ्यू इज my nephew फेवरेट है, ये लिख देते हैं। My nephew favorite hobby is साइकिलिंग। ठीक, ये भी एक एग्जाम्पल जीरंड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में है, राइट। तो हमने यहाँ पर जो तीन एग्जाम्पल देखे वो किस रूप में देखे, जीरंड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ठीक, ये एक हमने एग्जाम्पल देखा। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी परिस्थितियां हो गई जीरंड के प्रयोग की। एक तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, दूसरी कॉम्प्लीमेंट एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक, जीरंड का ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जीरंड का वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, और जीरंड का किसके रूप में प्रयोग, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो इस तरीके से अगली जो हम अपनी परिस्थितियां देखें या दशा देखें या जीरंड का प्रयोग देखें, वो अंतिम रूप में यदि हम देखें तो जब हम जीरंड का इंडिपेंडेंटली उपयोग किया जाता है या उसका उपयोग करते हैं, उस परिस्थिति को भी देख लेते हैं जहाँ जीरंड का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली प्रयोग, वो भी जीरंड का एक परिस्थिति है जिसका हम प्रयोग करते हैं। जीरंड एज जीरंड एज ऐसे लिख लें, ऑल्सो जीरंड इज ऑल्सो यूज्ड इंडिपेंडेंटली। राइट, ये कि जीरंड का प्रयोग इंडिपेंडेंटली भी किया जाता है, यानी उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से देखते हैं कि
coming late being his habit. I kept silent. यस, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि कमिंग लेट बीइंग हिज हैबिट आई केप्ट साइलेंट। कहने का मतलब ये है कि देरी से आना उसकी आदत है, इसके बावजूद भी मैं साइलेंट रहा या मैं चुप रहा। देरी से आना उसकी आदत होने के बावजूद या देरी से आने के बावजूद मैं चुप रहा, उसके देरी से आने के बावजूद मैं चुप रहा। इसमें ये जो कमिंग लेट है ये भी इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग किया है। देरी से आना अपने आप में एक स्वतंत्र वर्ड है, कमिंग लेट देरी से आना, उसके बावजूद आई कैंट साइलेंट मैं चुप रहा। यानी उस देरी से आना उसकी आदत में शामिल है, राइट। या फिर और कोई एग्जाम्पल हम देखें तो मम्बलिंग याद आ गया। मम्बलिंग बीइंग हिज हैबिट। अक्सर ये सेंटेंस घर में सुनाई देगा आपको, बस अंतर इतना ही होगा कि वो हिंदी में सुनाई देगा। मम्बलिंग बीइंग हिज हैबिट, बड़बड़ाना उसकी आदत है, वो तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहता है या वो तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। मतलब ये सेंटेंस भी मम्बलिंग वर्ड जो है, ये मम्बलिंग वर्ड मम्बलिंग बीइंग ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र है। मम्बलिंग बीइंग हिज हैबिट, बड़बड़ाना उसकी आदत है, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर बनाए हैं, इन सब एग्जाम्पलों से हमको किस चीज़ का पता चलता है? इन सब एग्जाम्पलों से हमको जीरण के प्रयोग करने की परिस्थितियों का पता चलता है, राइट। कि हम किन किन परिस्थितियों में जीरण का प्रयोग करते हैं। तो आपको इस जीरण की डेफिनेशन में आइडेंटिटी जो मालूम हुई वो ये कि वो एज अ नाउन के रूप में जीरण आता है, एज ए नाउन। दूसरी आइडेंटिटी ये है कि वो क्या होता है, वो होती है क्रिया में आईएनजी लगा हुआ, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाए जाने वाला नाउन, एज ए नाउन जीरण का प्रयोग किया जाता है। और किस किस रूप में किया जाता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। साथ ही किस रूप में देखेंगे, साथ ही हम ये कह सकते हैं कि ऑफ ए प्रीपोजिशंस, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के पूरक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और साथ में ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये था हमारा जीरण, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है किसका, डबल पार्ट ऑफ स्पीच का, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप निश्चित रूप से, मुझे मालूम है कि आप इसे लाइक करेंगे, इसे पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे और आप अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से अपने आप को मैच्योर कर पाएँ, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़े।
जितनी भी भाषाओं में जो सम्मानजनक वाक्य हैं उन सब के साथ पुनः आपसे विदा लेता हूँ।